मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोग कक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय में किन किन अध्यायों को पढ़ चुके हैं और कौन से अध्याय कोरोना काल के कारण 30% जो पाठ्यक्रम कम हुआ है उसको हटा दिया गया है, वो जानेंगे। फिर कौन सा अध्याय अभी हमको पढ़ना शेष है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए आपके स्क्रीन पर इतिहास। आप सभी जानते हैं कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र मिलाकर सामाजिक विज्ञान विषय बनता है। तो इन चारों विषयों में इतिहास में किन अध्यायों को हम लोग पढ़ चुके हैं और क्या शेष है इसको पहले जानें, उसके बाद आगे की चर्चा की जाएगी। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अध्याय का नाम है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आपके स्मरण के लिए मैं बता दूं कि इसी में हम लोग फ्रांस की क्रांति के संबंध में पढ़े थे, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस से ही हुआ था। फिर दूसरा अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़े हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और सन 1947 तक जो विभिन्न आंदोलन उनके नेतृत्व में हुआ उसके बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आप भी इसको अपने कॉपी में लिखे हैं, कॉपी भी चेक हो चुकी है, आप सभी जानते हैं। तीसरा अध्याय है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जैसे ये पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया है संचार और परिवहन के विकास के कारण, इसको भी हम लोगों ने बखूबी पढ़ा है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना यानी वैश्वीकरण क्या है, उस जिसको भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। ये सब चीज़ हम लोग कक्षा में पढ़ चुके हैं। अगला अध्याय है औद्योगिकरण का युग। ये 30% पाठ्यक्रम जो कम किया गया है उसमें इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। फिर पांचवा अध्याय जो मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया है, ये भी इस वर्ष के लिए पाठ्यक्रम से निकाल दिया गया है। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इतिहास विषय के जो 3 अध्याय हम लोगों को पढ़ने हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं कक्षा में। ठीक, चलिए आगे आते हैं अब कि ये भूगोल में जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भूगोल में हम लोग क्या पढ़े हैं। तो भूगोल में हम लोग पिछली बार ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी हम लोग भूगोल पढ़े थे। मैं अपना स्वलिखित नोट्स भी आपको उपलब्ध कराया था, जो आप लोग कॉपी पे लिखे भी थे और हमको दिखाए भी हैं। ठीक, तो भूगोल का पहला अध्याय जो आपके स्क्रीन पर है, संसाधन एवं विकास, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं वो पढ़ चुके हैं। दूसरा वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जल संसाधन, जिसमें वर्षा के जल को कैसे हम लोग संचय करें, ये सब विधिवत हम लोग इसको पढ़े हुए हैं। कृषि, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये विनिर्माण उद्योग, अगला चैप्टर, ये पाठ्यक्रम से इस वर्ष के लिए निकाल दिया गया है,
इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़े थे। अगला अध्याय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये इसमें मुख्यतया जो परिवहन है और संचार है, ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कही जाती हैं, जो जिससे एक जगह से दूसरे जगह तक कोई भी वस्तु जाती है, उसमें खासकर परिवहन के बारे में हम लोग ये सब चीज़ें कक्षा में विधिवत रूप से पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भूगोल में भी हम लोगों का कोई अध्याय पढ़ना शेष नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नागरिक शास्त्र में। नागरिक शास्त्र में पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी में श्रीलंका और बेल्जियम का जो उदाहरण दे के समझाया गया है कि कैसे सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। संघवाद हम लोग इस समय पढ़ रहे थे, यही अध्याय हम लोगों का चल रहा था। लगभग उसमें हम बता भी चुके हैं कि भारत में भी संघात्मक शासन है, जबकि अन्य संघात्मक शासन जो अमेरिका मुख्य रूप से फॉलो करता है, उससे हम लोगों का कुछ भिन्न है। इसीलिए केसी वेयर ने भारत के संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय कहा था, क्योंकि यहाँ शक्तियों का जो बंटवारा है उसमें केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है। आपको मैं यह भी बताया हूँ कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या है, जिसके आधार पर भारत में संघात्मक व्यवस्था का वर्णन है। फिर अवशिष्ट शक्तियाँ क्या हैं वो भी मैं बताया हूँ कि जो संविधान के समय लिखना शेष रह गया था, वैसे विषय जो बाद के लिए हैं वो सब पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो इस प्रकार संघवाद भी हम लोगों का अध्याय समाप्त हो चुका है। आगे चलते हैं। लोकतंत्र और विविधता, यह पढ़ना शेष है, यह पढ़ना शेष है, अभी हम लोग इसको नहीं पढ़े हैं। जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसको भी हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। जन संघर्ष और आंदोलन, इसको भी पढ़ना शेष है। राजनीतिक दल, ये चैप्टर निकाल दिया गया है इस वर्ष के लिए, तो इसको पढ़ना ही नहीं है। फिर लोकतंत्र के परिणाम, ये पढ़ना शेष है। इस प्रकार इस नागरिक शास्त्र में 4 अध्याय हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोग ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक, आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं ना? तो इतिहास हम लोगों का समाप्त है, भूगोल समाप्त है, नागरिक शास्त्र में ये 4 अध्याय हम लोगों को पढ़ना है। चलिए आगे आइए, अब देखते हैं कि अर्थशास्त्र में कहाँ तक हम लोग, हाँ ये देखिए लोकतंत्र के परिणाम, और एक अध्याय और है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में हम लोग देख रहे हैं कि पहला अध्याय है विकास। विकास किसे कहते हैं, ये हम लोग, एक सेकेंड, विकास हम लोग पढ़ चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक है, उसको विधिवत रूप से आपको बताया गया है। आप लोग इस पर ध्यान भी दिए थे, पूछा भी था मैंने आपसे। और ये कृषि जो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य है, विनिर्माण या उद्योग ये द्वितीयक क्षेत्र का मुख्य है, और सेवाएं जो तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। आपके स्मरण के लिए बता दूं कि यही सब इन चैप्टरों में हम लोग पढ़े थे। ठीक, मुद्रा एवं साख, ये 30% पाठ्यक्रम में निकाल दिया गया है, इसलिए हम लोग नहीं पढ़े थे इसको। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग पढ़े थे। अभी आप भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो इसके पहले अध्याय देखे थे, उसी से संबंधित यह भी अध्याय है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। एक अध्याय ये बाकी है अभी अर्थशास्त्र में हम लोगों का, उपभोक्ता अधिकार, जो शेष अभी पढ़ना है। इस प्रकार
उपभोक्ता अधिकार ये अर्थशास्त्र में, और 4 से चैप्टर तक नागरिक शास्त्र में, यही हम लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना है, जो हम लोग एक एक करके क्रमशः पढ़ेंगे। इस पर मेरा आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक, तो ये आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर कोई विसंगति हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।